सकते क्योंकि इनके पास कोई दलील नहीं है। ये जो केस है ये सीधा सीधा केस है, सीधा सीधा केस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है कि इसमें फुल बेंच बने। वो तो चाहते हैं कि फुल पीटीआई जो है, फुल पीटीआई का मुकाबला करने के लिए फुल पीडीएम उसी पे मबनी बेंच बन जाए, दोस्त मजारी को उस बेंच का हेड बना दें और बाकी एक एक मेंबर सारी जमातों से उस बेंच पे बैठ जाओ, खुद ही फैसला कर लें। ऐसा नहीं होता। ये जो केस है इसका फैसला पहले 30 मिनट में आ जाना चाहिए था, लेकिन अदालत ने इनको बहुत ज्यादा मोहलत दी, बहुत ज्यादा छूट दी है। केस क्या है? केस ये है कि पार्टी हदायत आइन और कानून और अदालत के फैसले के मुताबिक पार्टी हदायत पार्लिमानी पार्टी देती है और पार्टी सरबराह का किरदार तब आता है जब आपके वोटर्स एमपीएस पार्लिमानी पार्टी की हदायत की खिलाफ वर्जी करें तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का टाइम के वक्त पार्टी सरबराह का रोल आता है, उससे पहले आता ही नहीं है। ये वाज़ेह है कानून में। एक चिट्ठी, एक खत जिस पे पकोड़े रख के सिर्फ खाए जा सकते हैं चोरी शुजात के, उसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो दे देते हैं चुपके से, डिप्टी स्पीकर की जेब में डाल देते हैं, किसी एमपीए को नहीं पता वोट डालने से पहले, और वो यहाँ पे आए भी, गवाह भी यहाँ पे आए। तो ये सीधा सीधा केस था। इस पे कहते हैं जी फुल बेंच बनाए, और ये ऐसे ही है कि आप पूरा मैच खेल रहे हैं, आपसे रन्स बन नहीं रहे हैं और आखिर में आप कहते हैं कि जी हमने नहीं खेलना। भाई आप आके दलील दें, आपको बहुत ज्यादा वक्त मिला है, बहुत ज्यादा वक्त मिला है। पीटीआई को कोई वक्त नहीं मिला था। पीटीआई की फौरन अदालत लगी, फौरन फैसला आ गया और ये बेंच पे शामिल थे ये जज साहिबान। इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया, वो आराम से उठे और चले गए, और फिर उन्होंने अल्लाह के बाद अवाम से रुजू किया और पंजाब के बाय इलेक्शन में वोट। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस हवाले से मैं आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी कहाँ मसले के हवाले से बात करेंगे वो ये कि हमने देखा है कि लोग स्पेसिफिकली गर्मियों का सीज़न है तो लोग बाहर से बर्फ़ जो है मतलब ठंडे पानी के लिए बाहर से बर्फ़ मंगवाते हैं। फिर अब ईद के बाद तो हमने देखा कि फ्रीज़र में भर गया गोश्त, तो बर्फ़ तो नहीं है फ्रीज़र में, तो बाहर से ही बर्फ़ आ रही है। रेस्टोरेंट में जाएं, बर्फ़ कहाँ से आती है? बाहर से आ रही है। वहाँ पर ठंडा पानी, फिर उसके बाद गोले घंटे खाने के शौकीन बहुत लोग होते हैं, बाकी फालूदे शालूदे 10 तरह की चीजों में रेस्टोरेंट्स में जाने ठंडी चीजें चाहिए, बर्फ चाहिए आपको एक्स्ट्रा, तो बर्फ कहाँ से आती है? हाँ, कहाँ से आती है? बर्फ खानों से आती है। अच्छा, वैसे एक सवाल मेरे जहन में हमेशा से रहता था कि भाई बर्फ घर में तो चले आप पानी बॉईल करके पीते भी हैं और उसकी बर्फ भी बना लेते हैं, बाहर से ये जो बर्फ आती है तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं उठाएगा कि वो जाके पहले उस पानी को, इतनी बड़ी मकदार में पानी को उबाले और वो करे। तो एक हमारे जहन में कॉमन सी चीज़ आती थी कि अगर इस बर्फ़ से आप कोई मतलब इसको यूज़ करेंगे तो उससे हेपेटाइटिस हो जाएगा या इस तरह की बीमारी होंगी, लेकिन अब पता चला है कि गल बद गई है मुख्तियार। तो किस हद तक बढ़ी है इस पर ज़रा हम बात करते थे। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस पर तहकीक की, जामिया कराची की तहकीक, जिन्होंने स्पेसिफिकली कि बर्फ़ की किस किस्म की बर्फ़ आ रही मार्केट में, किस टीम के रुकन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आलमगीर उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। 6 अजला से आपने नमूने इकट्ठे किए बर्फ़ के, तो ये कहाँ से आपने बर्फ़ के नमूने इकट्ठे किए कि आपको पता चला कि बहुत इसमें तो धाते भी शामिल हैं? जी देखिए, हमारा टारगेट पूरा कराची शहर था और हमने इसको 6 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया और ओवरऑल हमने जो बर्फ़ डिपोज़ हैं और जो स्ट्रीट वेंडेड शॉप्स होती हैं, सड़क के किनारे जो बर्फ़ बिक रहा होता है, और इसके अलावा जो गोला गंडा बनाने वाले लोग हैं, कुछ आइसक्रीम पॉलर्स हैं, वहाँ से हमने जो है वो आइस के सैम्पल्स कलेक्ट किए। तो इस पूरे स्टडी को कवर करने के लिए हमें 42 साइट्स हमने सेलेक्ट की। सर्वे के बाद हमने इन 42 साइट्स से बर्फ़ के सैंपल्स कलेक्ट किए। ये आइडिया मुझे इस तरह से आया क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब हम वाटर की एनालिसिस कर रहे थे, ख़ास तौर पे कराची के ड्रिंकिंग वाटर की, तो हमें ये हैवी मेटल्स भी हमें मिल रहे थे, हमें उसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियां फैलाने वाले जरासीम कहलाते हैं, ये भी हमें मिल रहे थे। तो बस मुझे आइडिया आया कि हमें इस बर्फ़ पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि की जा रही है, ये उसी पानी से तैयार की जा रही है जो हमारे और आपके घरों में नलकों की शक्ल में पानी आ रहा है, टैप वाटर, टैंकर वाटर से बर्फ तैयार की जा रही है। और कुछ इलाकों मतलब वो के पानी जिनको बहुत सारी जगहों पे पानी जो हम नहीं पीते उनकी बर्फ तैयार हो रही है, फिर ऑफ कोर्स वो इनडायरेक्टली वो अगर हमारी बिल्कुल किसी भी ड्रिंक्स में जाती है तो हम वो पी रहे हैं। हाँ। तो इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे भी हैं और कुछ सैंपल्स हमें ये बता रहे हैं कि बर्फ़ की तैयारी के लिए ग्राउंड वाटर का भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वाटर की जो हार्डनेस है तकरीबन
32% سیمپلز جو ہم نے ڈفرینٹ علاقوں سے کلیکٹ کیے ہیں اس میں ہارڈنیس اور TDS ٹوٹل ڈیزالو سالڈس وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس برف کے تیاری کے لیے گراؤنڈ واٹر کا بھی یوز کیا جا رہا ہے، اور کچھ ریزلٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ واٹر یعنی کہ بورنگ کا پانی اور ٹیپ واٹر اس کا بھی کمبینیشن استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ بہت ساری جگہوں پہ ہم جائیں گے تو ٹیسٹ آف کورس چینج ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس چیز سے دیکھیے جیسے ہم کھارا پانی جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو سالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی جو ہارڈنیس ہوتی ہے وہ ہمیں فیل ہوتی ہے. تو برف کا بھی اسی طرح سے ہے. کچھ علاقے ہیں خاص طور پہ لانڈی کے کورنگی کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر یہ پریکٹس ہم نے ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے کہ گراؤنڈ واٹر کو حاصل کیا جاتا ہے اور اس میں ٹیپ واٹر ملا کر برف تیار کی جاتی ہے، کیونکہ واٹر کے شارٹیجز پورے کراچی میں موجود ہیں. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں ٹاکسک ہیوی میٹلز کا آنا خطرے سے خالی اب نہیں یہ ہے. بتائیں کہ چلیں یہ تو ہو گیا، اب آپ کی سجیشنز اس پہ آگے کیا ہے؟ اولن آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے کہ یہ ROs کے ذریعے کچھ مطلب اس کو پانی کو تطہیر کا کوئی عمل ایسا ہو کہ بہتر ہو؟ دیکھیں گرمیوں میں برف کی جو کنزمپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر ہمارے کچھ تہوار ہیں جیسے بقرعید ابھی گزری ہے، اس میں ہم برف کی ہماری یوزیج بڑھ جاتی ہے. ہم منرل واٹر پہ آ چکے ہیں، ہم منرل واٹرز خرید رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ریسرچ جاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہم شیئر کریں گے. منرل واٹر ہم کیسا پی رہے ہیں اس کے اوپر ایک الگ سے بات ہوگی. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ میں اس میں کہوں گا کہ برف بیچنے والے کا قصور نہیں ہے، برف بنانے والے کا قصور نہیں ہے. اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو پالوٹنٹس آ رہے ہیں، یہ پالوٹنٹس آ کہاں سے رہے ہیں؟ جو ڈرنکنگ واٹر کی لائنز ہیں یہ کراس کنٹامینیٹڈ ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت کی قلت یہاں پر ہے، آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.